नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आज के एजेंडा में। आज का एजेंडा यानी कि वो खबरें जिन पर आज हमारी रहेगी नजर, वो खबरें जो बनेंगी आज सुर्खी। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है खास आज के एजेंडा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के दौरे पर समकक्ष चंद्रिका प्रसाद संतोखी के साथ किया उनका राजकीय स्वागत। सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। विश्व पर्यावरण दिवस आज दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस साल प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने पर है फोकस। बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू। रेल मंत्री ने बुधवार सुबह तक स्थिति सामान्य होने की जताई उम्मीद। रेलवे बोर्ड की ओर से हादसे की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश। भारत और अमेरिकी रक्षा मंत्रियों के बीच आज दिल्ली में होगी द्विपक्षीय वार्ता। नए रक्षा इनोवेशन और औद्योगिक सहयोग समेत अन्य पहलुओं पर होगी चर्चा। सबसे पहले बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो सूरीनाम और सर्बिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कल वो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर सूरीनाम पहुंच गईं, जहां उनके समकक्ष ने राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति 6 जून तक सूरीनाम में रहेंगी और सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। उनकी यात्रा का फोकस दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को व्यापार के अवसरों की संभावनाओं और पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करने पर होगा। तो सूरीनाम की यात्रा पर पहुंच गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत सूरीनाम के जो संबंध हैं बेहद मैत्रीपूर्ण हैं और इन संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए और मजबूत बनाने पर जोर होगा इस यात्रा के दौरान। और खासतौर पर जो भारतीय डायस्पोरा है उस कारण इसका विशेष महत्व है। इस यात्रा का सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और उससे जुड़े तमाम कार्यक्रम वहां आयोजित हो रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति शिरकत कर रही हैं। और आइए अब बात करते हैं ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे की। जी हां, ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को 3 रेलगाड़ियों में हुई भीषण टक्कर के बाद कल शाम से अप और डाउन लिंक दोनों ही तरफ से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। पहले आप वो तस्वीरें देखिए जो आज सुबह की हैं। ये वही जगह है जहां 3 जून को 3 ट्रेनों की टक्कर हुई थी, जिसके बाद से कर्मचारी लगातार दिन रात रेल ट्रैक को ठीक करने में जुटे हुए थे। इस रूट पर कल रात से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा जताया है कि बुधवार सुबह तक रेल सेवा सामान्य हो जाएगी। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे के बाद से लगातार दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। इस बीच कल देर रात मीडिया से बात करते हुए रेल मंत्री भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो खो गए हैं जल्द से जल्द उनके परिवार के लोग उनके पास पहुंचे। रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना के कारण तलाशने और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की है। तो दुर्घटना स्थल में ट्रैक का मरम्मत का काम पूरा हुआ है। हम देख रहे हैं कि तमाम एजेंसियों के बीच एक बेहतर समन्वय यहाँ नजर आ रहा है। किस तरह से जो पूरे लोग हैं, जो तमाम कर्मचारी हैं, यहाँ पे रेलवे ऑफिशियल्स हैं, अग्निशमन के कार्यकर्ता हो, यहाँ पे आर्मी से भी मदद ली गई और तमाम जो लोग हैं वो 24/7 यानी कि दिन रात रिपेयर रिस्टोरेशन के काम में जुटे हुए हैं।
किस तरह से अप एंड डाउन लिंक को रिस्टोर किया जाए, जो रेल यातायात है पूरी तरह से बहाल किया जाए इस ट्रैक पे, क्योंकि बेहद व्यस्त रूट है। हम देख रहे थे लगातार जो ट्रेनें हैं वो कैंसिल हो रही हैं और कई लोग फंसे हुए थे। ऐसे में कई यात्रियों को यहाँ फंसे होने की वजह से एक बार फिर एक कोशिश थी कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो रेल ट्रैक है उसे क्लियर किया जाए और जो आवाजाही है वो सुनिश्चित हो सके। आपने देखा अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। और उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे पर भारत के प्रति दुनिया भर से जिस तरह से एकजुटता और सहानुभूति देखने को मिल रही है वो खास बात है। साथ ही हम आपको बता दें कि कोर अप और डाउन ट्रैक रिस्टोरेशन के काम के बाद इस रूट पर पहली बार कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन गुजरने पर एक खास रिपोर्ट हम देखते हैं। हावड़ा से चेन्नई की तरफ जाने वाली कोरोमंडल ट्रेन की नई जो रेक है वो सवारियों के साथ दुर्घटना स्थल से पहली बार गुजरते हुए जो तस्वीरें थी वो कैप्चर करने में कामयाब हुए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह। ये आवाज सुन रहे हैं आप, ये आवाज ही आपको बता सकती है कि इस रूट पे किस तरीके से ट्रेन की जो है वो बहाली शुरू की जा चुकी है। ये ट्रेन ये अप लाइन है जो कि यहाँ से कोलकाता से होके पुरी के लिए जा रही है और हमारे सामने जो है चेन्नई मेल यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस, देखिए जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसी की नई रैक जो है ये यहाँ से जा रही है। जो भीषण हादसा हुआ था कोरोमंडल एक्सप्रेस का उसके जगह पर इस नए कोच को जो यहाँ पे लगाया गया है और ये ट्रेन जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस अब इस रूट पर दुर्घटना के बाद पहली बार आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना स्थल से जो है वो अब इसके नए रैक जो है वो चेन्नई के लिए रवाना हो रही है। तमाम जो पैसेंजर्स यहाँ पर फंसे हुए थे वो सभी पैसेंजर्स कलकत्ता हावड़ा से लेकर के शालीमार स्टेशन से लेकर के जो चेन्नई जाने वाले थे उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। पूरे साउथ के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर। ट्रेनों के आवागमन को इस रूट पे जो ये डाउन लाइन का है यानी कि हावड़ा जा रहा है इसे भी सुचारू किया जा चुका है। सिर्फ 51 घंटे में, महज 51 घंटे में जो रिकॉर्ड टाइम है इसे पूरा किया जा चुका है। और ये खास तस्वीर है, ये बहुत खास तस्वीर है, खास तौर पे इसलिए कि ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है। कोरोमंडल एक्सप्रेस जिसमें सबसे ज़्यादा जो है कैजुअल्टी हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है वो घायल हुए, इसी जगह पर तकरीबन 128 किलोमीटर की रफ्तार से वो टकराई थी मालगाड़ी से और उसके बाद बेंगलोर हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस से डिरेलमेंट के कारण टकराई जिसमें इतनी बड़ी कैजुअल्टी हुई, इतने लोग जो है घायल हुए। ये तस्वीर में देखिए आप पैसेंजर्स भी जो है ट्रेन के अंदर वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तमाम इस ट्रेन को बहुत ही चर्चित ट्रेन है ये साउथ के लिए। राजधानी का दर्जा इसे दिया जाता है इसके सुपर फास्ट स्पीड को लेकर के हो या फिर इसकी जो टाइम टेबल को लेकर के। ये ट्रेन बहुत ही खास है और ये पहली तस्वीर है कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो आप दूरदर्शन न्यूज़ पे देख रहे हैं। इस लाइन को 51 घंटे के अंदर रेल मंत्री यानी रेल के मुखिया खुद स्वयं जब इस पूरे अप और डाउन के रूट को जो है उन्होंने चालू किया उसके बाद से कई ट्रेनों का आवागमन हुआ, लेकिन ये पहली तस्वीर कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो आप दूरदर्शन पर देख रहे हैं। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बालासोर। और बालासोर में हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह लगातार आप तक सूचनाएं पहुंचा रहे हैं उन दुर्घटना स्थल के नजदीक जिनका सबसे पहले घर है, यानी जो घटना के जो पहले चश्मदीद थे उनसे बात की। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। को निकाला, उनको घर पे लेके आए, घर पे लेके आए, वहाँ पानी फानी पिलाए। इतना ब्लड यहाँ पे गिरा हुआ था, यहीं पे एक आदमी मतलब इसको लेके आए, यहीं पे बैठे बैठे 10 या 15 मिनट के अंदर यहीं पे मर गए वो लोग चोट की वजह से। जी और मतलब सर पे चोट लगा था तो यहीं पे वो मर गए। फिर आप क्या बोगी के अंदर गए? बोगी से बोगी के अंदर कैसा था? मतलब वो सब टूटा फूटा पड़ा था उसको मतलब बहुत मुश्किल से और शीशा तोड़ के फिर एसी बगी में शीशा तोड़ के अंदर फिर जाके ये करना पड़ा। मेरा एक भतीजा है उसका पैर में चोट लगा है, इतना सा मतलब यहाँ पे पूरा कट गया, अभी हॉस्पिटल गया है, उसको ड्रेसिंग करके आएगा अभी। मतलब काफी विभत्स बन जाए, काफी विभत्स उसको मतलब बयान नहीं कर सकता मैं जी। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने अपने आंखों से देखा इस एक्सीडेंट को। पहला घर है इनका इस ट्रैक के बाद और इन्होंने इस जो ये दर्दनाक हादसा रहा उसे
शायद ये बया भी नहीं, वो सोचना भी नहीं चाहते कि कितना बड़ा ये हादसा था। वो कहते कि भगवान ना करे ऐसा दिन किसी और को देखना पड़े, लेकिन स्थानीय लोगों की जो मदद है वो काबिले तारीफ है। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बालासोर। बिल्कुल, जो पहली मदद पहुंची पीड़ितों तक वो ये स्थानीय लोग ही थे जो तुरंत आवाज़ सुनकर पहुंचे और जितना हो सकता था लोगों की मदद करने की उन्होंने कोशिश की। और उड़ीसा में हुए इस ट्रेन हादसे पर भारत के प्रति दुनिया भर में जिस तरह से एकजुटता और सहानुभूति देखने को मिल रही है, उस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान आया है। नामीबिया में उन्होंने कहा कि विश्व हमारे पक्ष में खड़ा है। मैं आपको ये कहूँगा कि दुनिया भर से बहुत लोगों ने और यहाँ के जो विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने भी अपनी सॉलिडारिटी प्रकट की है, अपनी सिंपैथी भेजी है। मुझे भी बहुत फॉरेन मिनिस्टर्स और बाकी जो दोस्त जो दुनिया में हैं उनका भी मैसेज आया है, प्रधानमंत्री जी को भी आया है। और ये एक उदाहरण है कि आज की दुनिया कितनी ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है कि और ये भी है कि दुनिया भारत के साथ कितनी जुड़ चुकी है कि हमारे यहाँ ऐसी दुर्घटना हुई और पूरी दुनिया को लगा कि हमें भी इस समय में भारत का साथ देना चाहिए। और सीधे रुक करते हैं अभिषेक सिंह का, जो इस वक्त अभी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अभिषेक, हम देख रहे हैं जिस तरह से दिन रात यहाँ पर कर्मचारी काम में जुटे हैं रेल यातायात को बहाल करने के लिए। सुबह की पहली तस्वीरें भी देखी हमने कोरमंडल एक्सप्रेस की, जो पहला रेक निकला यात्रियों के जत्था लेकर। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? अगर हम दुर्घटना स्थल की बात करें, किस तरह से वहाँ पर इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल जी हाँ, देखिए फ़िलहाल जो रिस्टोरेशन का काम है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम था रेस्क्यू, राहत और बचाव के बाद का, उसे जो है अप एंड डाउन लाइन, दोनों लाइन पर जो है उसे पूरा कर लिया गया है। और जो रात 12:50 पर जो है जो अप लाइन है उसे भी पूरा कर लिया गया और तकरीबन रात के 12 बजे जो है जो डाउन लाइन है, डाउन लाइन यानी कि जो पुरी से लेकर के हावड़ा की ओर जा रही है, और अप लाइन जो कि हावड़ा से लेकर के पुरी और आगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बेंगलोर, जो अन्य स्टेट से वहाँ के लिए जा रही है, वो अप लाइन को भी यहाँ पर जो है उसे सुचारू कर दिया गया है। दोनों को ऑपरेशनल तौर पे शुरुआत में जो है मालगाड़ियाँ गुजारी गई दोनों ट्रैक के चेकिंग के लिए धीरे धीरे स्पीड में, और उसके बाद जो है अभी तक जो है तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो रेलगाड़ियाँ हैं जो पिछले 2 दिनों से फंसी हुई थी इस रूट की, जिन्हें का आवागमन नहीं हो पा रहा था। पैसेंजर्स जो थे वो जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब रेलगाड़ी चलेगी, वो भी जो है उसकी भी शुरुआत कर दी गई है। साथ साथ जो ट्रैक पे काम है वो काम भी अभी जारी है, क्योंकि इतना बड़े हादसे के बाद ट्रैक को इतना जल्दी साफ़ नहीं किया जा सकता। जो बोगियाँ पटरियों से उतरी है उन्हें तो अभी शिफ्ट किया जा चुका है पटरियों के बगल में जो जगह है वहाँ पर, लेकिन जो अभी ट्रैक जो और बिखरे पड़े हैं, जो 2 लूप लाइन है उस पर अभी काम जारी है। OHE का पूरा काम यानी इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा काम किया जा चुका है, और अभी जो मैन पावर है वो जो ये और लाइन है उनके अंदर जो स्लीपर्स हैं उनको डालने का, नए ट्रैक डालने का, उसकी मरम्मती का, उसकी वेल्डिंग का, उसके पे पटरियों डालने का, पटरियों डाल के उसको ऊपर वजन से उसको चेक करने का, फिर जो धीरे धीरे उस पर जो है इंजन चलाने का पूरा जो अभी काम प्रोसेस और है वो बचा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे राहत की बात है कि अप एंड डाउन जो 2 मेन लाइन है उन्हें शुरू कर दिया गया, और रेल मंत्री लगातार इसकी निगरानी करते रहे, स्वयं यहाँ मौजूद रहे, रात भर यहीं पर रहे, और उन्होंने ये देखा कि जब तक कि ये सुचारू नहीं हो जाए, जैसा उन्होंने कहा था कि जब तक अप एंड डाउन लाइन पूरा नहीं हो जाएगा मैं यहीं मौजूद रहूँगा, और ऐसा उन्होंने कर दिखाया। 51 घंटे, मात्र 51 घंटे, यानी घटना होने के 51 घंटे के अंदर रिकॉर्ड टाइम में इतने बड़े हादसे के बावजूद राहत। अभिषेक, यहाँ पर संक्षिप्त में ये भी जानना चाहेंगे कि हताहतों को लेकर क्या कुछ अपडेट है, उनके यहाँ पर उनके इलाज के लिए जो स्पेशल टीम्स भी डॉक्टर्स की भेजी जा रही है, और साथ ही साथ जिस तरह से रेल मंत्री ने कहा कि कुछ लोग मिसिंग भी है, उनके बारे में जानकारी जुटाना और सही जानकारी पहुंचाना शोक संतप्त परिवारों तक, ये अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय रेल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से राहत और बचाव का कार्य किया, रिस्टोरेशन का काम किया, वही जो आपको हालात है युद्ध स्तर पर, वो जो भी हॉस्पिटल है, सोरो के अस्पताल की बात करें, भद्रक की बात करें, कटक की बात करें, बालासोर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, एम्बुलेंस से लेकर के रेलवे के जो चिकित्सक है, जो बाहर रेलवे के जो हॉस्पिटल से, उन सबको यहाँ पर कैंप कराया गया है,
हॉस्पिटल्स में उनकी अतिरिक्त मदद ली जा रही है, उनके अनुभव को यहाँ पर उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। जो जी। पीड़ित है, जो भी, जब हम कल अस्पताल के अंदर जब विजिट कर रहे थे तो हमने देखा कई जो है जो मामूली रूप से घायल है, कई गंभीर रूप से घायल है, सबको अलग अलग श्रेणियों में रखा गया, अलग अलग तरीके से अटेंड किया जा रहा है। और रेलवे विभाग के तमाम जो कर्मचारी हैं, तमाम जो ऑफिसर्स हैं, वो सभी अस्पताल में मौजूद हैं ताकि देख रेख कर सके, कैजुअलिटी और ना बढ़े और बेहतर से बेहतर चिकित्सा मिल सके। परिजनों के लिए भी रेलवे ने अलग अलग जगहों से ट्रेन चलाई और यहाँ तक लेके आए जो परिजन आना चाहते थे। चाहे चेन्नई की बात करें, हम बेंगलोर की बात करें, हावड़ा की बात करें, आसपास के जो इलाके हैं जहाँ से भी जो पैसेंजर्स के परिजन हैं उनको लाने की व्यवस्था की, उनके लिए यहाँ व्यवस्था की, उनके खान पान से लेकर के उनके लिए, चूँकि यहाँ गर्मी का जो टेम्परेचर, जो अगर हम बात करें 45 डिग्री का टेम्परेचर सुबह में है, दोपहर होते होते और ज़्यादा, तो पीने के पानी से लेके ग्लूकोज से लेके उनके हर चीज़ की समुचित व्यवस्था जो भारतीय रेल ने, स्थानीय प्रशासन ने और स्थानीय लोगों का मिला जुला जो तालमेल है वो यहाँ देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, फिलहाल उस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे लगातार हम बात करते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो पर इस तरह से यूं बने रहने के लिए। और एजेंडा में आगे बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत दौरे पर आने वाले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। बैठक के दौरान औद्योगिक सहयोग के साथ कई द्विपक्षीय रक्षा सहयोग मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन कल सिंगापुर से भारत पहुंचे। उनके दौरे को भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री की नई दिल्ली यात्रा प्रमुख रूप से भारत अमेरिका के नए रक्षा नवाचार और औद्योगिक सहयोग की पहल को आगे बढ़ाने और अमेरिकी भारतीय सेनाओं के बीच ऑपरेशनल कोऑपरेशन सहयोग का विस्तार करने के प्रयासों को जारी रखने पर केंद्रित होगी। लॉयड ऑस्टिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। लॉयड ऑस्टिन का भारत दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे। इसके पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ने अपने भारत दौरे के बारे में ट्वीट करते हुए कहा था कि हमारी प्रमुख रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के बारे में चर्चा के लिए प्रमुख नेताओं से मिलने के लिए मैं भारत लौट रहा हूं। हम साथ में मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अमेरिकी रक्षा मंत्री का भारत दौरा और आज राजनाथ सिंह के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के अवसर पर अपने विचार रखेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मकसद लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। और हमारे संवाददाता तपस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तपस, अगर वैश्विक मंच पर बात की जाए तो भारत कई प्रयास कर रहा है क्योंकि प्रकृति है तो प्रगति है, इस सिद्धांत के साथ आगे बढ़ते हुए हम काम कर रहे हैं। लेकिन किन मुद्दों पर जोर रहेगा, क्योंकि आज का एक दिन निर्धारित किया गया है पर्यावरण दिवस मनाने के लिए, तो क्या कुछ प्रमुखता से बातचीत की जाएगी? किस तरह से खासतौर पर युवाओं को इस मुहिम से जोड़ने में क्या कुछ प्रयास उठाए जा सकते हैं? देखिए, आपने सही कहा कि प्रगति है तो प्रगति है, और उसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का जो मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, लाइफ मिशन का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, वो एक तरह से इसका जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से हम प्रगति, डेवलपमेंट और उसके साथ साथ जो प्रकृति को एक समन्वय के साथ लेके जा सकते हैं। और यही बात वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे रखी जाएगी और विज्ञान भवन पे बहुत ही बड़ा एक आयोजन किया जा रहा है। बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन इस बार का मेन थीम है और सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की धूम चल रही है। नीदरलैंड्स में इसको बनाया जा रहा है और 140 से ज्यादा देश आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अहम बात है प्लास्टिक पोल्यूशन, जो कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। लाखों टन
टन का जो प्लास्टिक का कचरा है, प्लास्टिक वेस्ट है, वो इस वक्त बाहर जाता है। और खासतौर से हमारी जो ओशियंस है, हमारे नदियां हैं, उन पे जो जिस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो उससे कैसे निजात पाई जा सकती है, उस पे गहन चिंतन चलेगा। देश में विज्ञान भवन में बहुत बड़ी इस पे पहल ली जा रही है। आपने सही कहा कि युवाओं को भी इसके लिए जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो प्लास्टिक के प्रति हमें हमारी दिनचर्या से हमें निकल के लेके आना पड़ेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक भारत ने ऑलरेडी बैन कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी हम देख पाते हैं कि बहुत जगहों पे, बहुत सारे घरों में लोग सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं, प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो आइडिया ये है कि किस तरीके से लोगों में, स्टेक होल्डर्स में इसके प्रति एक भावना आए और किस तरीके से लोग प्लास्टिक से दूर हटके आए और सस्टेनेबल लिविंग का, जैसे अगेन मैं कहना चाहूंगा, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मिशन लाइफ है वो इसी पे निर्धारित है कि सस्टेनेबल लिविंग अपने जो आसपास के जो वातावरण है उसके अनुकूल हम जी सके। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और जैसे मैंने कहा कि लाखों टन प्लास्टिक वेस्ट होता है, उसमें से 2/3 ऐसा है जो सिंगल यूज या फिर एक बार 2 बार से ज्यादा यूज नहीं होता। तो हमें अपने लाइफस्टाइल में एक चेंज लेके आना पड़ेगा, वो बहुत अहम है। बहुत से लोग कहते हैं कि प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन शायद वो एक ऑल्टरनेट अभी के लिए है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ऑल्टरनेट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से प्लास्टिक से निकल के दूसरे जो एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है उन पे हम आ सकते। तो इन पे गहन चिंतन चलेगा, बहुत ज्यादा बात चलेगी, बहुत सारे लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के कोने कोने में सिर्फ नहीं, बल्कि पूरे विश्व में इस पे बहुत गहन चर्चा चलेगी आज के दिन। बिल्कुल। और तपस, यहाँ पर अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें, तो भारत इस पे बहुत उल्लेखनीय काम कर रहा है। यहाँ पर सोलर एनर्जी की बात हो या फिर अदर बाकी सोर्सेस की बात हो, स्रोत की बात हो, किस तरह से यहाँ पर एक अपने अनुभव तो साझा करता नजर ही आएगा भारत, साथ ही साथ एक सीख और सबक, किस तरह से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के इस्तेमाल से हम और बेहतर कर सकते हैं, एक उदाहरण पेश कर सकते हैं, वो किस तरह से मुमकिन यहाँ पे करता नजर आ रहा है भारत। बहुत सही कहा आपने जया। आपने ये जो उसमें ना 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट निकल गई थी। तो रिन्यूएबल एनर्जी में भारत ऑलरेडी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हम ऑलरेडी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हम लोग फ्रांस के साथ हम लोगों ने शुरू किया और बहुत ही बड़े पैमाने में देश विदेश से लोग इस पे जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक सबब है पूरे विश्व के लिए। दूसरी अहम चीज है कि रिन्यूएबल एनर्जी में हम देख पाते हैं कि हम अभी तक जो है सोलर अलायंस से के जरिए, सोलर पावर के जरिए आगे बढ़ता था, लेकिन इसके साथ साथ हम विंड एनर्जी की बात कहिए या बायोफ्यूल की बात करिए, उस पर भी बहुत ज्यादा काम चल रहा है। इनफैक्ट भारत का ये मानना है कि अगले कुछ सालों में जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन है वो 40% से ज्यादा 2040 तक कोशिश की जा रही है कि 40% से ज्यादा जो बिजली उत्पादन है वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हो। तो ये बहुत बड़ी पहल है। ऑलरेडी भारत ने कमिटमेंट दी है 2070 तक नेट जीरो की, यानी कि जो कार्बन उत्सर्जन है वो जीरो हो जाएगी। तो उसके 2 तरीके से वो कर सकते हैं, या तो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और दूसरा है कि हमारे यहाँ पे कार्बन जो एमिशन है उसको रोकने में कामयाब हो। वो कैसे हो सकता है? हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। इसमें भी भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि वनों का जो पेड़ पौधे लगाने की जो मुहिम है उसमें भी भारत टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है। सबसे ज्यादा 8 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा हमारे पास इस वक्त वृक्षों का जो जगह है। दूसरी चीज है कि कार्बन उसमें किस तरीके से जो एक छोटे छोटे वन बनाए जा रहे हैं, जिसे कि अर्बन फॉरेस्ट भी कहा जा रहा है, उससे भी कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। तो ये एक और चीज है। तो तीसरी जो अहम चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम लोग लेके आ रहे हैं फ्लेक्स फ्यूल्स पे भी हम लोग ईवी पे लेके जा रहे हैं। फ्लेक्स फ्यूल यानी कि बायो उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें भारत सरकार और जो स्टेक होल्डर्स है वो लेके आ रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि भारत में जैसे 2070 का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया कि हम लोग बाय 2070 हम लोग नेट न्यूट्रल हो जाएंगे, वो जो 2070 से पहले हम उसको तो पर्यावरण संरक्षण के साथ कैसे हम आर्थिक विकास के पथ पर आगे
आगे बढ़ रहे हैं, इसका एक बहुत ही बेहतरीन और सशक्त उदाहरण यहाँ पर भारत पेश कर रहा है पूरे विश्व के सामने। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यहाँ पर सरकारें और थिंक टैंक्स आपकी मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब तक जैसे एक जन आंदोलन के रूप में हम ना अपनाएं, हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को ना समझे, हम इस पर्यावरण को बचाने में, उसके संरक्षण करने में उस हद तक कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी ही है इस पर्यावरण को बचाने की, क्योंकि प्रकृति है तभी हम हैं। बहुत शुक्रिया तपस हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के एजेंडा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आज के एजेंडा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।